नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ साल पहले जेब में रखे 100 रुपए से जितना सामान आता था, आज उतना क्यों नहीं आ पाता? इसका सीधा सा जवाब है महंगाई। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है। पिछले एक दशक में भारत ने इसी महंगाई के राक्षस को काबू करने की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी लिखी है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि भारत उस कमरतोड़ महंगाई से निकलकर आज की स्थिरता तक आखिर पहुंचा कैसे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक बात, ये महंगाई है क्या भला? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो रफ्तार है जिससे बाजार में चीजों और सेवाओं के दाम बढ़ते हैं। और जब महंगाई बढ़ती है तो हमारे पैसे की जो खरीदने की ताकत है, यानी परचेजिंग पावर, वो कम हो जाती है। मतलब साफ है, आज 100 रुपए में जो चीज आ रही है, कल उसी के लिए शायद ज्यादा पैसे देने पड़े। और इसका असर आप जानते हैं बहुत गहरा होता है। कई बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि बेकाबू महंगाई गरीबों पर लगने वाला सबसे बुरा टैक्स है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टैक्स है जो बिना दिखे सीधा घर के बजट पर, खाने की थाली पर और छोटी छोटी बचत पर हमला करता है। ये मुश्किलों को और बढ़ा देता है। अब इस कहानी को समझने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। बात करते हैं 2014 से पहले के भारत की, खासतौर पर 2009 से 2014 के बीच के इस दौर की, जिसे कई एक्सपर्ट्स बिल-गांव महंगाई का दौर भी कहते हैं। आंकड़ों को देखते ही पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। 2009 से 2014 के बीच औसत रिटेल इन्फ्लेशन, यानी आम आदमी को असर करने वाली महंगाई 10.4% से भी ज्यादा थी। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि हर साल चीजों के दाम 10% से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। ये किसी के भी घर के बजट पर एक लगातार हमले जैसा था। और अगर हम सिर्फ खाने पीने की चीजों की बात करें, तब तो हालत और भी ज्यादा गंभीर थी। फूड इन्फ्लेशन, यानी खाद्य महंगाई, तो कई बार 15% के भी पार पहुंच गई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के लिए अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना कितना मुश्किल हो गया होगा। उस वक्त की जो आम भावना थी, उसे ये लाइन शायद सबसे अच्छे से बताती है। महंगाई डायन खाए जात है। ये सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं था, ये उस दौर की एक कड़वी सच्चाई बन गया था। ये लोगों के दर्द और उनकी हताशा को दिखा रहा था। तो अब आते हैं कहानी के टर्निंग पॉइंट पर। 2014 के बाद महंगाई को काबू में लाने के लिए एक नई और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड रणनीति अपनाई गई। इस बार फोकस सिर्फ छोटे मोटे उपायों पर नहीं था, बल्कि सिस्टम में बड़े और स्थायी बदलाव करने पर था। इस नई स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी बनाना। दूसरा, फिस्कल डिसिप्लिन यानी सरकारी खर्चों पर लगाम कसना। और तीसरा, सप्लाई साइड मैनेजमेंट, मतलब बाजार में चीजों की सप्लाई को ठीक रखना। अब देखिए, एमपीसी का बनना एक गेम चेंजर था। पहले क्या होता था, ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने का फैसला सिर्फ आरबीआई गवर्नर लेते थे। लेकिन 2016 के बाद ये फैसला 6 सदस्यों वाली एक कमेटी मिलकर लेने लगी। और इस कमेटी को एक साफ टारगेट दिया गया, महंगाई को 2 से 6% के बैंड के अंदर रखना। इससे पूरे सिस्टम में एक जवाबदेही और पारदर्शिता आई। दूसरा बड़ा कदम था फिस्कल डेफिसिट, यानी राजकोषीय घाटे पर कंट्रोल करना। देखिए, जब सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करती है तो वो पैसा बाजार में आता है, जिससे चीजों की डिमांड बढ़ती है और महंगाई को हवा मिलती है। तो इस घाटे को कम करना एक तरह से महंगाई की आग में पानी डालने जैसा था। ठीक है, तो नीतियां तो बन गई, पर सवाल ये है कि इन सभी सुधारों का असल में नतीजा क्या निकला। चलिए अब सीधे आंकड़ों पर चलते हैं और दोनों दौर की तुलना करते हैं। ये स्लाइड अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। आप खुद देखिए, जहां 2009 से 2014 तक औसत महंगाई 10.4% थी, वहीं अगले 5 सालों में 2014 से 2019 के बीच ये गिरकर आधी से भी कम, सिर्फ 4.5% पर आ गई। ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव था। और इसका हमारी आपकी बचत पर क्या असर पड़ा, चलिए इसे समझते हैं। मान लीजिए, पहले वाले दौर में किसी की एफडी पर 9% का ब्याज मिल रहा था, लेकिन महंगाई 10.4% थी। मतलब कागज पर तो पैसा बढ़ रहा था, लेकिन असल में उसकी कीमत घट रही थी। और अब दूसरे दौर को देखिए, अगर एफडी पर 7% ब्याज है और महंगाई 4.5% है, तो भी आपका पैसा असल में 2.5% बढ़ रहा है। यही है रियल रिटर्न का खेल।
अब इन नई नीतियों का असली स्ट्रेस टेस्ट तब हुआ जब हाल के सालों में दुनिया ने एक के बाद एक बड़े संकट देखे। पहले कोरोना महामारी आई और फिर रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया। हुआ ये कि 2020 में महामारी ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को तहस नहस कर दिया। फिर 2022 में युद्ध ने पूरी दुनिया में एनर्जी और खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। ये एक ग्लोबल इन्फ्लेशन का तूफान था जिसने सबको अपनी चपेट में ले लिया। और इस तूफान का असर देखिए, अमेरिका में महंगाई 40 साल के सबसे ऊंचे स्तर 9% पर पहुंच गई, यूरोप में 10% के पार चली गई, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में 30% और श्रीलंका में 70% को भी पार कर गई। लेकिन इनकी तुलना में भारत में महंगाई का पीक 7.8% पर ही रहा, मतलब सिंगल डिजिट में। तो सवाल उठता है कि भारत इस ग्लोबल झटके को बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर पाया। कुछ बड़े और समय पर लिए गए फैसलों ने मदद की, जैसे रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदना, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाना, देश में गेहूं चीनी की सप्लाई बनाए रखने के लिए एक्सपोर्ट पर रोक लगाना और करोड़ों जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन देना। चलिए अब बात करते हैं आज की, प्रेजेंट में क्या स्थिति है। क्या महंगाई की लड़ाई पूरी तरह से जीत ली गई है? देखते हैं कि आज की हकीकत क्या है और सामने कौन सी चुनौतियां हैं। आज भारत की महंगाई के दो चेहरे हैं। एक है कोर इन्फ्लेशन, मतलब फ्यूल और खाने पीने की चीजों को हटाकर बाकी सामान की महंगाई, जो काफी हद तक कंट्रोल में है। लेकिन दूसरा चेहरा है फूड इन्फ्लेशन का, जो मौसम, बारिश और क्लाइमेट चेंज जैसे कारणों से अब भी काफी अस्थिर है। कभी प्याज के दाम बढ़ जाते हैं तो कभी टमाटर के। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में सब कुछ आम आदमी की जेब पर आके ही रुकता है। इसको ऐसे समझिए, पहले के दौर में अगर किसी की सैलरी 8% बढ़ी पर महंगाई 10% थी, तो असल में वो पहले से गरीब हो गया, उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई। लेकिन आज अगर सैलरी 8% बढ़ती है और महंगाई 5% पर कंट्रोल में है, तो उसकी खरीदने की ताकत सच में बढ़ रही है। यही सबसे बड़ा और असली बदलाव है। तो कुल मिलाकर भारत ने डबल डिजिट वाली महंगाई के एक मुश्किल दौर से निकलकर एक स्थिर दौर में कदम रखा है। ऐसा लगता है कि महंगाई का वो राक्षस काफी हद तक पिंजरे में बंद है, लेकिन जैसा हमने देखा, अस्थिर खाद्य महंगाई और ग्लोबल संकटों जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद है। तो असली सवाल ये है कि क्या ये स्थिरता बनी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी।